फिजिसिस्ट थे जो कि एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। डॉक्टर रीड रिचर्ड के पास एक प्रोजेक्ट था, लेकिन बैंकरप्ट होने की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। इसलिए वो बेन के साथ अपने क्लासमेट डॉक्टर विक्टर के पास जाते हैं, जो कभी उनके साथ ही MIT में पढ़ा करता था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, जिसकी वजह से वो काफी अमीर बन गया है। और डॉक्टर रीड रिचर्ड को ये उम्मीद थी कि वो उनके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है। वो विक्टर को अपने एक थ्योरी के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार आज से लाखों साल पहले कुछ कॉस्मिक क्लाउड पृथ्वी के पास से गुजरे थे, जिनकी एनर्जी की वजह से ही धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। वो विक्टर को बताते हैं कि अगले 6 हफ्तों के अंदर एक बार फिर से वही कॉस्मिक क्लाउड धरती के पास से गुजरने वाला है, और अगर इस बार वो स्पेस में जाकर उन कॉस्मिक क्लाउड के ऊपर रिसर्च करे तो वो इंसानों के DNA को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिसके बाद इंसानों को कोई भी बीमारी नहीं होगी और एक नए युग की शुरुआत होगी जिसमें हर एक इंसान स्वस्थ होगा। डॉक्टर रीड रिचर्ड की थ्योरी और उनका प्रेजेंटेशन विक्टर को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होगा और साथ ही उस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे का 75% वो खुद रखेगा और बाकी का हिस्सा वो डॉक्टर रीड रिचर्ड और बेन को देगा। विक्टर का ये ऑफर सुनकर रीड रिचर्ड और बेन पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वो इस प्रोजेक्ट के खातिर डन कर देते हैं। विक्टर इसके बाद उन दोनों को बताता है कि इस मिशन में तुम्हारे साथ सूजन भी जाएगी, जो कि एक जेनेटिक रिसर्चर है, और इसके बाद वो तीनों अपने मिशन के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन स्पेस में रिसर्च करने के लिए उन्हें एक स्पेसशिप पायलट की जरूरत थी जो उन्हें स्पेस में ले जा सके। इस पर सूजन डॉक्टर रीड रिचर्ड को अपने भाई के बारे में बताती है, जो कि एक बेहतरीन स्पेसशिप पायलट था, क्योंकि इससे पहले वो स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम कर चुका है। डॉक्टर रीड रिचर्ड सूजन के भाई को अपने टीम में शामिल कर लेते हैं और इसके बाद वो सभी मिलकर अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। देखते ही देखते 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब कॉस्मिक क्लाउड के अर्थ के पास से गुजरने में सिर्फ 9 घंटे ही बचे थे। डॉक्टर रीड रिचर्ड अपने साथियों के साथ स्पेशल सूट पहनकर स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में आ गए थे, जहां पर बेन स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर कुछ स्पेशल डिवाइस रखने के लिए जाता है, ताकि जब कॉस्मिक क्लाउड स्पेस के पास से गुजरे तो उनकी एनर्जी उन स्पेशल डिवाइस में एब्जॉर्ब हो जाए, जिसके बाद वो लैब में उस एनर्जी पर रिसर्च कर सके। डॉक्टर रीड रिचर्ड को कैलकुलेशन से पता चलता है कि जो कॉस्मिक क्लाउड अगले 9 घंटे के बाद उनके पास से गुजरने वाली थी, अब वो अगले 9 घंटे में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में ही पहुंचने वाला था। डॉक्टर रीड रिचर्ड और उसके साथी ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि बेन इस समय स्पेसशिप से बाहर था, जो कॉस्मिक क्लाउड के चपेट में आ सकता था। डॉक्टर रीड रिचर्ड अपने साथियों के साथ बेन को बचाने के लिए तेजी से स्पेसशिप के दरवाजे की तरफ भागते हैं, ताकि वो बेन को जल्दी से शिप के अंदर खींच सके। और अब देखते ही देखते वहां पर वो कॉस्मिक क्लाउड आ भी जाता है, जो जब शिप के पास से गुजरता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन बाहर निकल रहा था। डॉक्टर रीड रिचर्ड अपने साथियों के साथ मिलकर किसी तरह बेन को शिप के अंदर लाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस दौरान वो सभी कॉस्मिक क्लाउड से निकलने वाली रेडिएशन के चपेट में आ चुके थे। उन सब की आंखें जब खुलती है तो वो सभी अपने आप को पृथ्वी के एक हॉस्पिटल में पाते हैं, क्योंकि उस दुर्घटना में वो सभी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। डॉक्टर रीड रिचर्ड और उनके साथी आश्चर्यजनक रूप से काफी तेजी से रिकवर कर लेते हैं और पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर रीड रिचर्ड और सूजन को देखते हैं, जो साथ में एक होटल में डिनर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूजन अचानक से इनविजिबल हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान थे। सूजन के इनविजिबल होने के दौरान जब टेबल से एक वाइन की बोतल नीचे गिरती है तो डॉक्टर रीड रिचर्ड उस बोतल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनका हाथ काफी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने चेयर पर बैठकर बड़े ही आसानी से उस वाइन की बोतल को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये सब उस कॉस्मिक क्लाउड के संपर्क में आने की वजह से हो रहा था, क्योंकि अब डॉक्टर रीड रिचर्ड के अंदर सुपर फ्लेक्सिबिलिटी की पावर आ गई थी और सूजन के अंदर इनविजिबल होने की सुपर पावर आ गई थी। साथ ही साथ अब सूजन अपनी पावर की मदद से एक फोर्स शील्ड भी क्रिएट कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सूजन का भाई जॉनी अब अपने कुछ दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग कर रहा होता है, तो अचानक से उसकी बॉडी में आग लग जाती है और अब वो ऊंची ऊंची जंप मार सकता था। जॉनी की बॉडी में अचानक से आग लगने की वजह से वो पूरी तरह से डर गया था, लेकिन आग से उसकी बॉडी जलती नहीं, क्योंकि उस कॉस्मिक क्लाउड के संपर्क में आने की वजह से उसे आग की तरह जलने और हवा में उड़ने की सुपर पावर मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ बेन अब भी हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्मिक क्लाउड का सबसे ज्यादा असर हुआ था। अब देखते ही देखते बेन की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो एक जाइंट मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके बॉडी के ऊपर की स्किन काफी ज्यादा कठोर थी। बेन के कमरे में होने वाली आवाज को सुनकर जब डॉक्टर रीड रिचर्ड और उनके साथी कमरे में आते हैं तो वो वहां पर नहीं था, क्योंकि बेन हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर अपने घर अपनी वाइफ से मिलने के लिए गया था। वो जब अपने घर पहुंचता है तो बेन की वाइफ उसे पहचानने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो बेन को इस रूप में नहीं देखना चाहती थी और वो उससे काफी डर भी रही थी। बेन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है।
अगले सीन में हम बेन को एक ब्रिज के ऊपर बैठे हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपने इस बदले हुए भद्दे शरीर के साथ नहीं जीना चाहता था और वो सुसाइड करने की सोच रहा था। वो उस ब्रिज पर बैठा ही होता है कि वहां पर एक और आदमी आ जाता है जो ब्रिज से नीचे कूदकर सुसाइड करना चाहता था, लेकिन जब वो बेन को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। बेन उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो आदमी बेन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे डरकर लगातार ब्रिज की रेलिंग पर पीछे जा रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता और सामने से एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। बेन जब देखता है कि उस आदमी की जान खतरे में है तो वो उसे बचाने के लिए ट्रक के सामने कूद जाता है और जब ट्रक बेन से टकराती है तो बेन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि ट्रक बुरी तरह से टूट जाती है। अचानक से ट्रक के रुकने की वजह से ब्रिज पर आने वाली बाकी गाड़ियां आपस में टकराने लगती है, जिससे ब्रिज पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता और गैस सिलेंडर के फटने की वजह से ब्रिज पर मौजूद लोगों की जान खतरे में आ जाती है। अब तक वहां पर बेन के बाकी सभी साथी भी आ गए थे, जिसके बाद वो सभी मिलकर अपने सुपर पावर की मदद से ब्रिज पर फंसे सभी लोगों को बचा लेते हैं। और अब शहर के लोगों को पता चल गया था कि डॉक्टर रीड रिचर्ड और उनके साथियों के पास सुपर पावर है और हर तरफ उनके बारे में ही बातें हो रही थी। इसके बाद बेन थिंग, सूजन इनविजिबल गर्ल, डॉक्टर रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर और जॉनी ह्यूमन टॉर्च के नाम से जाने जाने लगते हैं। ब्रिज पर फंसे लोगों को बचाने के बाद अब वहां पर मौजूद सभी लोग डॉक्टर रीड रिचर्ड और उनके साथियों की तारीफ कर रहे थे, तो बेन देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ भी थी, लेकिन अब वो बेन के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो एंगेजमेंट रिंग ब्रिज पर ही छोड़कर वहां से चली जाती है, जिससे बेन बहुत ही ज्यादा दुखी था। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जिसे अब तक पता नहीं चला था कि उसका सुपर पावर क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कॉस्मिक क्लाउड के रेडिएशन का असर हुआ था। विक्टर के कंपनी के शेयर होल्डर उसे बताते हैं कि उन्होंने बैंक से काफी बड़े अमाउंट में लोन ले रखा है और अब उनकी कंपनी भी लॉस में चल रही है, इसीलिए जल्दी विक्टर को कंपनी से निकाला जा सकता है, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर का मानना था कि कंपनी का लॉस विक्टर के गलत डिसीजन लेने से हो रहा है। विक्टर ये सब जानकर काफी ज्यादा परेशान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रीड रिचर्ड अपने साथियों के साथ विक्टर के लैब में आ जाते हैं, जहां पर वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि अपने पावर का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। वहां पर बेन अपनी सुपर पावर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी देखने में काफी बुरी लग रही थी और वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आना चाहता था। इसीलिए डॉक्टर रीड रिचर्ड एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसकी मदद से वो अपने पहले के नॉर्मल फॉर्म में आ सकता था और बेन पूरी तरह से ठीक भी हो सकता था। जॉनी उस डिवाइस के बनकर कंप्लीट होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपनी सुपर पावर पसंद थी और वो अपना सुपर पावर खोना नहीं चाहता था। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जिसके बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गए थे और उसके हाथ पर एक अजीब से मेटल का लेयर बन रहा था। डॉक्टर विक्टर का हाथ देखकर उसे बताता है कि तुम्हारे बॉडी पर हीरे और टाइटेनियम से भी मजबूत एक मेटल का लेयर बन रहा है और जल्दी तुम्हारी पूरी बॉडी उस मेटल में बदल जाएगी। विक्टर ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके बॉडी के चारों तरफ उस मेटल का एक सुरक्षा कवच बन रहा था। डॉक्टर विक्टर को ये भी बताता है कि हमें इसके बारे में गवर्नमेंट को बताना होगा, क्योंकि ये किसी प्रकार का वायरस या फिर संक्रमण भी हो सकता है। विक्टर नहीं चाहता था कि उसके इस पावर के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए वो उस डॉक्टर को जान से मार देता है। जल्दी विक्टर को ये भी पता चल जाता है कि अब वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाद वो कार पार्किंग एरिया में जाकर अपने कंपनी के उस शेयर होल्डर को इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर जान से मार देता है, जो विक्टर को कंपनी से बाहर करके खुद कंपनी का मालिक बनना चाहता था। अगले सीन में हम जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं, जिसे बाइक स्टंट का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वो एक सुपर बाइक स्टंट कंपटीशन में हिस्सा लेता है और अपनी सुपर पावर का वो इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा बाइक जंप स्टंट परफॉर्म करता है, जिससे उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाता है। जॉनी इस समय काफी ज्यादा खुश था और वहां पर मौजूद लोग जॉनी की तारीफ कर रहे थे। अब रिपोर्टर जब जॉनी से उसके बाकी के साथियों के बारे में पूछते हैं तो वो बातों ही बातों में थिंग यानी कि बेन का मजाक बनाने लगता है, जो कि बेन टीवी पर देख रहा था। जॉनी को अपनी बेइज्जती करता देखकर बेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जॉनी मौजूद था। थिंग इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो जॉनी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जॉनी दूर जाकर गिरता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि बेन जब एक रेस्टोरेंट में बैठा था तो वहां पर विक्टर आता है, जो बेन को डॉक्टर रीड रिचर्ड के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि मिशन के फेल होने और बिजनेस में होने वाले लॉस के पीछे डॉक्टर रीड रिचर्ड का हाथ है। इसीलिए वो डॉक्टर रीड रिचर्ड और उसके साथियों से बदला लेना चाहता है। विक्टर बेन को बताता है कि डॉक्टर रीड रिचर्ड चाहते ही नहीं कि बेन ठीक हो, इसीलिए वो बेन को वापस से ठीक करने वाली मशीन पर काम नहीं कर रहे ताकि उनकी पावर उनके पास रहे। विक्टर बेन को ये भी बताता है कि डॉक्टर रिचर्ड इनविजिबल गर्ल को डेट कर रहा है। बेन ये सुनकर रिचर्ड पर बहुत गुस्सा होता है और उनके पास जाकर उन्हें इस बात के लिए ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुम चाहते ही नहीं कि मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आऊं। रिचर्ड बेन को समझाने की कोशिश करता है कि वो नहीं चाहता कि वो जल्दीबाजी में कुछ करे, क्योंकि ये बेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था,
क्योंकि रिचर्ड ने अभी तक कॉस्मिक एनर्जी को रिवर्स करने वाली मशीन का फाइनल परीक्षण नहीं किया था। बेन रिचर्ड की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में वहां पर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद बेन डॉक्टर रिचर्ड पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और अब वो डॉक्टर रिचर्ड की टीम में नहीं रहना चाहता था। बेन के जाने के बाद रिचर्ड बहुत दुखी होता है क्योंकि बेन उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड खुद कॉस्मिक एनर्जी को रिवर्स करने वाली मशीन में जाकर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करने का फैसला करता है। डॉक्टर रिचर्ड कुछ समय बाद उस मशीन में वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी पावर रिवर्स नहीं हुई थी, बल्कि अब उनकी स्किन पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर नीचे लटकना शुरू हो गई थी। अब तक वहां पर इनविजिबल गर्ल भी आ गई थी, जो डॉक्टर रिचर्ड की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। डॉक्टर रिचर्ड इनविजिबल गर्ल को बताते हैं कि उनकी हालत मशीन में पावर सप्लाई कम होने की वजह से हुई है। विक्टर भी लैब के सीसीटीवी कैमरे में ये सब देख रहा था। विक्टर इसके बाद बेन को लैब में बुलाता और उसे पूरी तरह से ठीक करने का वादा करके मशीन के अंदर जाने को कहता है। विक्टर की बात मानकर बेन मशीन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद विक्टर मशीन को ऑन कर देता है और जब मशीन के इलेक्ट्रिक सप्लाई में कमी आने लगती है तो विक्टर सप्लाई को पूरा करता है और बेन की बॉडी से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बेन जब मशीन से बाहर निकलता है तो अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन जब उसे विक्टर के इरादे के बारे में पता चलता है कि वो ये सब डॉक्टर रिचर्ड से बदला लेने के लिए कर रहा था, तो बेन विक्टर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और विक्टर बेन पर हमला करके उसे लैब से दूर फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। विक्टर इसके बाद एक मिसाइल से जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च पर हमला कर देता है। जॉनी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अगले ही पल जॉनी की बॉडी में आग जलने लगती है, जिसके बाद जॉनी अपनी सुपर पावर की मदद से हवा में उड़ते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो मिसाइल के हमले से बच गया था। लेकिन विक्टर को लग रहा था कि जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च इस हमले में मारा गया। विक्टर इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड के पास जाता है और उनकी पूरी बॉडी को वो जमा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रिचर्ड अपने बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहे थे। अब वहां पर इनविजिबल गर्ल भी आ गई थी, जो इनविजिबल होकर डॉक्टर रिचर्ड को आजाद करा देती है। इस समय विक्टर भी वहां पर मौजूद था, जिसके बाद इनविजिबल गर्ल विक्टर को बताती है कि डॉक्टर रिचर्ड ने अब उस मशीन को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, जिसकी मदद से विक्टर अपने रियल फॉर्म में वापस आ सकता है। लेकिन विक्टर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी पावर को खोना नहीं चाहता था और वो इनविजिबल गर्ल को अपना नया नाम डॉक्टर डूम बताता है। इनविजिबल गर्ल जब देखती है कि डॉक्टर डूम उन्हें मारने के लिए वहां पर आया है तो वो डॉक्टर डूम पर हमला कर देती है। लेकिन थिंग की पावर हासिल करने के बाद डॉक्टर डूम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से वो इनविजिबल गर्ल डॉक्टर डूम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। और इससे पहले कि डॉक्टर डूम इनविजिबल गर्ल को जान से मारता, वहां पर लैब की दीवार तोड़कर थिंग आ जाता है, जो अब पहले की तरह पावरफुल बन गया था। दरअसल जब डॉक्टर डूम ने थिंग की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उस पर हमला करके लैब से चला गया, तो बेन एक बार फिर से मशीन में जाकर वापस से अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया। अब थिंग डॉक्टर डूम को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डॉक्टर डूम दूर जाकर गिरता है। डॉक्टर रिचर्ड को आजाद कराने के बाद थिंग और विक्टर के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर रोड पर आ जाते हैं। विक्टर थिंग से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो थिंग को हरा भी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो थिंग को मारता, वहां पर इनविजिबल गर्ल आ जाती है, जो विक्टर पर हमला करके उसे ऐसा करने से रोकती है। अब तक वहां पर ह्यूमन टॉर्च और डॉक्टर रिचर्ड भी आ गए थे, जो एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम का सामना करने का फैसला करते हैं। फैंटास्टिक फोर को जब डॉक्टर डूम अपने सामने देखता है तो वो शहर की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर सकता था। लेकिन वो सब डॉक्टर डूम के हमले से बचते हुए उससे फाइट कर रहे थे। डॉक्टर रिचर्ड सबसे पहले अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके डॉक्टर डूम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसी दौरान ह्यूमन टॉर्च डॉक्टर डूम के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाकर 4000 डिग्री का तापमान क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम की बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है। उसी दौरान डॉक्टर रिचर्ड ने इनविजिबल गर्ल को अपनी पावर की मदद से डॉक्टर डूम के चारों तरफ फोर्स शील्ड बनाकर ह्यूमन टॉर्च द्वारा क्रिएट किए गए हीट को डूम के चारों तरफ कंट्रोल करने के लिए कहा था, ताकि हाई टेम्परेचर की वजह से किसी सिविलियन की जान ना जाए। डॉक्टर डूम की बॉडी इस दौरान पूरी तरह से हीट हो चुकी थी, क्योंकि उसके बॉडी के चारों तरफ टाइटेनियम और हीरे से भी पावरफुल मेटल का कवच था। थिंग इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड के कहने पर सिटी के पाइपलाइन को डॉक्टर डूम की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम की पूरी बॉडी उसी जगह पर जम जाती है, क्योंकि अगर किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाए तो वो जम जाएगी। फैंटास्टिक फोर ने मिलकर एक बार फिर से शहर को बचाया था, जिससे लोग बहुत खुश थे और वो फैंटास्टिक फोर टीम की काफी तारीफ कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब थिंग ने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करके जीना सीख लिया था, क्योंकि अब उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी, जो आंख से अंधी थी लेकिन थिंग से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रिचर्ड भी इनविजिबल गर्ल को प्रपोज कर देते हैं, जिससे इनविजिबल गर्ल बहुत खुश होती है
और वो दोनों एक बार फिर से साथ में रहने लगते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जिसे एक मर्चेंट शिप के कंटेनर में बंद करके कहीं भेजा जा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती